नमस्कार मित्रों, संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति के चैनल पे मैं डॉक्टर हरिनिवास आपका स्वागत करता हूँ। हितोपदेश चल रहा है, इसका अंतिम भाग संधि। और अब यहाँ चित्रवर्ण और हिरण्यगर्भ के बीच में संधि हो, इसका प्रयास प्रारंभ हो गया है। तो वास्तव में जो संधि भाग है, हम वहां पहुंच रहे हैं। उस चित्रवर्ण को उसका मंत्री दूरदर्शी गीत जो है बड़े प्यार से समझा रहा है कि महाराज ये ठीक नहीं है। देखिए, कामः क्रोधः तथा मोहो लोभो मानो मदस्तथा षड्वर्ग मुत्सृजेद एनम अस्मिन् त्यक्ते सुखी नृपः। राजा को चाहिए कि काम, क्रोध, मोह, लोभ, मान और मद, इन 6 का परित्याग कर दे। काम में फंसा हुआ राजा किसी न किसी सुंदरी के चंगुल में फंस के सब कुछ खो देगा। इसलिए राजा को काम से दूर रहना चाहिए। क्रोध में व्यक्ति योग्य निर्णय नहीं ले सकता है। क्रोधाद भवति सम्मोहा, सम्मोहात स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशाद बुद्धिनाशो, बुद्धिनष्टा प्रणश्यति। श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है कि क्रोध को आप नाश का मूल मान सकते हैं। मोह में व्यक्ति कभी भी सच्चे निर्णय पे नहीं पहुंच सकता है, क्योंकि जिसके प्रति उसका राग होता है, जिसके प्रति उसके मन में एक भावना होती है, उसके पक्ष में ही हमेशा निर्णय लिया जाता है। इसलिए मोह से बचना चाहिए। अगर राजा योग्य निर्णय करना चाहता है तो उसको मोह से दूर रहना चाहिए। लोभा पापस्य कारणम, ये तो आप जानते हैं कि लोभ सभी पापों का कारण है। राजा को लोभ करना चाहिए, यानी अपव्यय नहीं करना चाहिए धन का। लेकिन राजा अगर लोभी हो जाए और योग्य समय पे योग्य, इसकी चर्चा हम पहले भी बहुत कर चुके हैं। गीत ने पहले भी ये बात समझाई थी अपने राजा को। तो लोभ से राजा को बचना चाहिए। मान, अहंकार, देखिए अहंकार तो किसी के लिए भी अच्छा नहीं होता है, लेकिन राजा को तो अहंकार करना ही नहीं चाहिए। प्रजा राजा की गुलाम नहीं है। प्रजा है तो राजा राजा है, यह राजा को हमेशा याद रखना चाहिए। इसलिए राजा को कभी अभिमान नहीं करना चाहिए। और मद कहते हैं नशे। प्रभुता पाहि काहि मद नाही, तुलसीदास जी ने लिखा है कि सत्ता प्राप्त करके कौन ऐसा है जिसको अभिमान नहीं आ जाता है। तो ये जो मद है, इससे राजा को बचना चाहिए। तो काम, क्रोध, मोह, लोभ, मान और मद, ये 6 ऐसी बातें हैं। अस्मिन् त्यक्ते सुखी नृपः, जो राजा इनका परित्याग कर देता है वो राजा परम सुखी हो जाता है। तो महाराज, अब ये दिल में इस प्रकार की भावना, मैंने उसको जीत लिया है, ये अभिमान मन से निकाल दीजिए। राजा मंत्रिन एसते निश्चयः मंत्री वूर्ते एव। राजा ने पूछा तो फिर आपका यही निर्णय है कि संधि होनी ही चाहिए? तो मंत्री कहते हैं बिल्कुल ऐसा ही निर्णय है। स्मृतिश्च परमार्थेषु वितर्को ज्ञान निश्चयः दृढ़ता मंत्र गुप्तिश्च मंत्रिणः परमो गुणः। देखिए महाराज, मंत्री की ये श्रेष्ठ गुण माने गए हैं। क्या क्या? स्मृतिश्च परम अर्थेषु वितर्को ज्ञान निश्चया, यानी जो परमार्थ हैं, जो धर्म की बातें हैं, उनके तत्वों का हमेशा स्मरण रहना। बड़ी ही महत्वपूर्ण बात है, ध्यान दीजिएगा। हमें जो गलत है वो तो बड़ा याद रहता है। किसी ने हमारे साथ बुरा किया हो, कुछ गलत देखा हो, कुछ गलत सुना हो, वो बड़े लंबे समय तक याद रहता है। और जो लाभदायी है, जो अच्छा है, वो हम देख के सुन के भूल जाते हैं।
वास्तविकता यह है कि स्मृति में क्या रहना चाहिए, जो अच्छी बात है। तो उत्तम मंत्री जो है, जिसको धर्म की और श्रेष्ठ बातें हमेशा याद रहती हैं और जिसका बुद्धि और विवेक जो है वो स्थिर होता है। एक बार निश्चय किया तो फिर ये नहीं कि डिसीजन पे नहीं पहुंच पा रहे हैं, ऐसा करें, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो मंत्री बेकार है। दृढ़ता और अपने निश्चय पे दृढ़ रहना, जिद नहीं, जिद अलग चीज है, दृढ़ता अलग चीज है। जिद तो गलत बात की भी की जाती है, लेकिन दृढ़ जो है अच्छा गुण है। श्रेष्ठ बातों के लिए दृढ़ता रखनी चाहिए। और गुप्तता, यानी मंत्री क्या कह रहा है वो सिर्फ राजा को पता चले, ये मंत्री के श्रेष्ठ गुण हैं। यानी जो श्रेष्ठ मंत्री है उसमें ये सारी विशेषताएं पाई जाती हैं। तो महाराज अब इस निर्णय पे हैं तो ये दृढ़ निश्चय है और यही योग्य है, इसलिए अब आपको इसका स्वीकार करना चाहिए। क्योंकि सहसा विदधीत न क्रियाम अविवेका परमापदाम पदम वृणते ही वृणस्य कारणम गुण लुब्धा स्वयमेव संपदा। देखिए, सहसा न विदधीत क्रिया, व्यक्ति को बिना विचार किए एकदम से कोई कार्य नहीं करना चाहिए। जो बिना विचारे कार्य करता है ना, अविवेका परमापदाम पदम, उस अविवेकी के ऊपर बहुत सारी विपत्तियां एक साथ आके टूट के पड़ती हैं। हिंदी में भी कहा गया, बिना विचारे जो करे सो पीछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो और जग में होत हंसाए। तो भैया, व्यक्ति को बिना विचार किए सहसा एकदम से कोई कार्य नहीं करना चाहिए। विमर्श कारणम, जो विमर्श करते हैं, जो विचार करते हैं बराबर, क्या सही है, क्या गलत है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, इन सब का विचार करके जो व्यक्ति कार्य करता है, गुण लुब्धा स्वयमेव संपदा, उसके पास सारी समृद्धि, संपत्ति, संपदाएं स्वयमेव उसके गुणों से आकर्षित होकर के उसके पास आती हैं। यानी जब हम विचार के कोई कार्य करेंगे तो फिर उसमें गड़बड़ होगी नहीं, गड़बड़ नहीं होगी तो सफलता मिलेगी, स्वाभाविक बात है। उसी बात को यहाँ जरा अलंकारिक भाषा में और काव्यमय रूप से प्रस्तुत किया गया है कि जीवन में व्यक्ति को बिना विचारे कोई काम नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर हम विचार किए बगैर काम करेंगे तो मुश्किलें आएंगी, परेशानियां आएंगी। और जब हम बिल्कुल अच्छी तरीके से विचार करके किसी कार्य को करते हैं तो फिर हमें सफलता मिलती है, स्वाभाविक बात है। तद्देव यद इदानीम अस्मद् वचनम क्रियते तदा संधाय गम्यता। तो महाराज, विचार किया है और विचार करने के बाद हमारी सलाह ऐसी है कि अगर आप हमारी बात का स्वीकार करें तो संधि करके ही यहां से आगे चलिए। यानी अगर हम हिरण्यगर्भ से संधि किए बगैर और सिंघल द्वीप के उस सारस के आक्रमण का बदला देने के लिए वहां चले जाते हैं तो यहां से हम जैसे ही अपनी पीठ दिखाएंगे हमारे पीछे से आक्रमण होगा, और जब तक ये आक्रमण चलेगा हम इसका सामना, यानी हम सीधे सीधे अपने यहां नहीं पहुंच पाएंगे। कितने पहुंचेंगे कितने नहीं पहुंचेंगे वो भी पता नहीं है। किले में हमारी सुरक्षा का कोई इतना बड़ा उपाय नहीं है। तो इधर से ये और उधर से वो लोग दोनों तरफ से अगर आ गए तो बीच में पिस के मर जाएंगे, ये ध्यान रखिए। इसलिए महाराज, हमारे ये सब कहा नहीं गया है, लेकिन मंत्री की मंत्रणा का जो आशय है वो यही है। इसलिए अगर हमारी बात मानते हैं तो संधाय गम्यताम, इसके साथ संधि करके चलिए। अब जब आप इसके साथ संधि कर लेंगे तो ये तो आपके ऊपर आक्रमण नहीं करेगा, तो हम पीछे से सुरक्षित हो गए। अब अगर कोई हमारे यहाँ है तो ठीक है, हम उसके साथ जाके निमट लेंगे। और ये तो दूरदर्शी को तो पता ही है, उसने तो कहा था, साधु साधु हे सर्वज्ञ चक्रवाक, धन्य हो कि तुमने इस प्रकार का प्लानिंग कर लिया। अगर यहां संधि हो जाएगी तो वहां का भी आक्रमण अपने आप बंद हो जाएगा। ये भी दूरदर्शी को पता है, चित्रवर्ण को पता है,
ये तो हम मान ही नहीं सकते, वो तो मूर्ख राजा है। तो इस संधि का परिणाम क्या क्या आने वाला ये दूरदर्शी को पता है, इसलिए वो कहता है कि संधि करके ही यहां से चलना चाहिए। यदि यदि उपायो चत्वारो निर्दिष्टा साध्य साधने संख्या मात्रम फलम तेषाम सिद्धि सामनी व्यवस्थिता। देखिए, साम दाम दंड भेद, ये 4 उपाय हमारे यहां किसी भी कार्य की साधना के लिए कहे गए कि साम दाम दंड भेद, ये 4 ऐसे उपाय हैं जिनके आधार पे व्यक्ति को सफलता मिलती है। लेकिन दीर्घ दृष्टा या दूरदर्शी वो जो गीत है वो ये कह रहा है संख्या मात्रम फलम तेषाम। ये जो साम दाम दंड भेद, ये 4 जो ये तो मात्र संख्या है, सिद्धि सामनी व्यवस्थिता। वास्तविक सिद्धि तो साम में है। साम यानी बैठना, बात करना, समाधान करना, समझाना जिसको कहते हैं। तो साम दाम दंड भेद कहने के लिए 4 नीतियां हैं, लेकिन अगर आपको उत्तम सफलता चाहिए तो साम नीति का ही उपयोग होना चाहिए। दाम बहुत दिन टिकेगा नहीं। आप जिसको पैसा दे करके और उससे किसी काम को करवाएंगे, जब तक वो पैसा बना रहेगा शायद आपको याद रखे, फिर उसको लालच आएगा कि यार फिर से कुछ करें तो पैसा फिर से मिलेगा। दंड को तो आप जानते हैं कि दंड कभी भी किसी को सुधारता नहीं है। दंड का एक भय होता है, जब तक वो भय है तब तक व्यक्ति अधीन रहेगा, लेकिन जिस दिन व्यक्ति का भय चला गया उस दिन फिर उसको दंड की चिंता नहीं रहती है। और साम अगर एक बार व्यक्ति समझ गया फिर वो हमेशा के लिए होता है उपाय। इसलिए मेरे हिसाब से तो ये एक ही उपाय है, ऐसा वो दूरदर्शी कहता है। राजा कथमेवं संभवति मंत्री ब्रूते देव सत्वरम भविष्यति। अब राजा कहता है ये संभव कैसे है, तो मंत्री कहता है बिल्कुल हो जाएगा, तुरंत हो जाएगा। यानी आप कह रहे हैं संधि कैसे होगी, अरे मैं कह रहा हूं कि संधि तुरंत हो जाएगी। अग्नः सुखमाराध्य सुखतरमाराध्य ते विशेषज्ञः ज्ञान लव दुर्विदग्धम ब्रह्मापि नरम न रंजयति। नीति शतक का बड़ा ही सुंदर श्लोक है कि जो मूर्ख होता है ना, जिसको कुछ पता ही नहीं है, आप उसको सुख माराध्या बड़ी सरलता से समझा सकते हैं। उसको पता नहीं है, उसने आपसे पूछा कि भैया फलानी जगह जाना है, आपने कहा ये रास्ता है, यहां से चले जाइए, तुरंत उसकी समझ में आ जाएगा। और जो विशेषज्ञ है वो तो सुखतर माराध्या, उसको तो कहना भी नहीं पड़ेगा, आप एक इशारा करोगे तुरंत उसको समझ में आ जाएगा। तो मूर्ख को सरलता से समझाया जा सकता है, और जो विद्वान है उसको आप ये मान लीजिए कि इशारे में समझाया जा सकता है, इतना सरल है उसको समझाना। लेकिन जिसके पास ज्ञान है नहीं, लेकिन ज्ञान लव दुर्विदग्धम, थोड़े से अपने ज्ञान को वो बड़ा महान मानता है, ब्रह्मापि नरम न रंजयति, ऐसे व्यक्ति को स्वयं ब्रह्मा जी भी नहीं समझा सकते। मतलब ये इतना 2 पंक्तियां हैं, लेकिन ये इतना बड़ा सत्य है कि आप आजीवन बस इसी में खेलते रहते हैं। विद्वान ये कहते हैं यदा किंचित यज्ञो, जब मैं कुछ थोड़ा सा पढ़ गया था, थोड़ा सा जानता था ना, मदां देव, तो मेरी स्थिति कैसी थी कि मैं मद से अंध हो गया था। मुझे लगता था कि मेरे जैसा विद्वान तो कोई नहीं है। लेकिन जैसे जैसे ज्ञान के सागर में डुबकी लगानी शुरू की, वैसे वैसे पता चला कि अरे भाई ये तो इतना बड़ा समुद्र है और मैं इस समुद्र में एक बूंद के बराबर भी नहीं। कई बार डॉक्टर बलदेव उपाध्याय के कार्यों को देखता हूं, कई बार बहुत सारे ऐसे हमारे विद्वान हुए जिनके कार्यों को देखता हूं, तो मन ये कहता है कि इतना कार्य इन लोगों ने अपने एक ही जीवन में किया कैसे भाई।
हम तो 7 जन्म लें तो भी उतना काम नहीं कर सकते। बिल्कुल। लेकिन ऐसी स्थिति जब उनको पढ़ते हैं तब पता चलता है। बाकी तो बीए की डिग्री मिलती है तो व्यक्ति समझ, अरे मैं तो बीए हो गया। एमए होते होते तो उसको ये लगने लग जाता है कि वो तो बिल्कुल ही मास्टर हो गया, और डॉक्टरेट की डिग्री लेने के बाद तो उसको ये लगता है कि मेरे जैसा तो इस दुनिया में कोई नहीं है। और वास्तव में अगर कहा जाए तो इस ज्ञान के भंडार में उसके पास कुछ भी नहीं होता है। वो बिल्कुल खाली थोथा चना बाजे गना वाली बात होती है। यहां पे वो दूरदर्शी अपने राजा से ये कहता है कि महाराज, मूर्ख को समझाया जा सकता है, जो विद्वान है उसको बड़ी जल्दी समझाया जा सकता है, लेकिन जो विद्वान नहीं है और खुद को समझता विद्वान है, बस उसको ब्रह्मा जी भी नहीं समझा सकते हैं। तात्पर्य यह है कि यहां तो विद्वान है, सामने राजा भी श्रेष्ठ है, उसका मंत्री भी श्रेष्ठ है, तो यहां तो इशारों में ये काम होने वाला है। विशेषतश्च अयम धर्मज्ञो राजा सर्वज्ञो मंत्री च। और मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि ये राजा धर्मज्ञ है और इसका मंत्री सर्वज्ञ है। ज्ञात मेतनमया पूर्वम मेघ वर्ण वचनात् तत्कृत कार्य संदर्शनाच। महाराज, मेघ वर्ण से ये सारी बात हम लोग पहले ही सुन चुके हैं, मेघ वर्ण ने पहले ही उसकी प्रशंसा की है। तो अब मुझे ये लगता है कि ऐसी स्थिति में हमारा कार्य बिल्कुल संभव है, क्योंकि उसका अभी तक का जितना व्यवहार देखा है वो व्यवहार यही बताता है कि वो राजा बड़ा श्रेष्ठ है, धर्मज्ञ है, और उसका मंत्री सर्वज्ञ है। देखिए, सारस के आक्रमण के बाद राजा की प्रशंसा नहीं की है, दूरदर्शी ने उसके मंत्री की ही प्रशंसा की है कि वाह सर्वज्ञ, वाह क्या चाल चली है। कर्मानुमेयाः सर्वत्र परोक्ष गुण वृत्तयः तस्मात् परोक्ष वृत्ति नाम फले कर्मानुभाव्यते। यहां कहते हैं कि महाराज, जीवन में इतना याद रखिए कि कुछ लोग कर्मयोगी हुआ करते हैं। वो अपने गुणों का वखान नहीं करते हैं, वो हमेशा प्रशंसा तो दूसरों की करेंगे, लेकिन उनके कार्य इतने श्रेष्ठ होते हैं कर्मयोगियों के कि अगर आपको उनकी वास्तविकता को जानना है तो उनके कर्मों से ही जाना जा सकता है। कुछ लोग बड़ी बड़ी बातें बहुत बड़ी बड़ी करते हैं लेकिन काम नहीं करते हैं। कुछ लोग प्रशंसा तो दूसरों की करेंगे, अरे साहब उसकी वजह से ये हुआ, उनने ऐसा कर दिया, उनकी वजह से ये हुआ, लेकिन वास्तव में कार्य उनका जो होता है वो किसी और को जब दिखाई देता है तब ऐसा लगता है, अरे भैया ये तो इतना श्रेष्ठ व्यक्ति है। तो ऐसे श्रेष्ठ व्यक्तियों को उसके काम से पहचानना चाहिए। वो नहीं बोल रहा है, वो अपना वर्णन नहीं कर रहा, इससे उसका मूल्यांकन नहीं करना चाहिए। चलिए, अब इससे आगे क्या होता है इसको हम अगले वीडियो में देखेंगे, इस चर्चा को। धन्यवाद। मैं डॉक्टर हरिनिवास। संधि जो भाग है हम उसके अंतिम 1 सप्ताह तक और चलेगा, उसके बाद हितोपदेश पूर्ण हो जाएगा। इसके बाद आप क्या सुनना चाहते हैं लिखिएगा, कमेंट कीजिएगा। अभी से कमेंट करना शुरू करेंगे तो मैं एक निर्णय पे पहुंच पाऊंगा कि इस हितोपदेश के बाद हम इसका प्रारंभ करें। धन्यवाद।